बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेवलपमेंट कम्युनिकेशंस नेटवर्क से मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और ये चूँकि आज के वेबिनार इज़ अ वेरी पर्टिनेंट सब्जेक्ट, और इसमें हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नदीमुल हक साहब, वाइस चांसलर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, and he's a former deputy chairman, Planning Commission of Pakistan. And the second keynote speaker is Dr. Nasir M. Khilji Sahab, a senior economist, retired U.S. Treasury Department, Office of the Economic Policy. ये हैं। अब ये चूंकि हमने इंडिपेंडेंट उर्दू के ऊपर भी इसको लेके जाना है, तो अब दूसरा इंट्रोडक्शन जो है, ये तो वो बेसिक्स था, अब एक और इंट्रोडक्शन भी इसका आएगा। इंडिपेंडेंट उर्दू के लिए मैं हूं मुनीर अहमद, और आज हमारे साथ दो की नोट स्पीकर हैं। डॉक्टर नदीमुल हक साहब, वाइस चांसलर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, और दूसरे की नोट स्पीकर हैं डॉक्टर नासिर एम खिलजी, सीनियर इकोनॉमिस्ट, रिटायर्ड, यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। आज हम बात कर रहे होंगे कि एक तो जो हमारी सियासी सूरत हाल है, उसके अंदर जो हमारी माशी सूरत हाल है उसके ऊपर, कि आने वाली गवर्नमेंट, और इस वक्त हमें हुकूमत बनाने के ऊपर भी कुछ मुश्किलात दरपेश हैं। हर पार्टी अपना अपना एजेंडा लेकर सामने आई है, और कहीं पे कोई इत्तेहाद बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक तरफ तो हमें हुकूमत बनती हुई नजर नहीं आ रही, और दूसरी तरफ हमें अपनी जो माशी सूरत हाल है वो कुछ बेहतर होती नजर नहीं आ रही। तो ऐसी सूरत हाल में ये देखना पड़ेगा कि क्या सियासी जमातों को किसी चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर जाना चाहिए। अगर जाना चाहिए तो उसके प्रोस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, और वो कैसे जा सकते हैं, इसके ऊपर देखा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। और दूसरा ये है कि फिर इसको जो भी आने वाली हुकूमत होगी, और ये तयशुदा बात है कि उसने किसी आईएमएफ डील के अंदर दोबारा से जाना है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर, जैसी सूरत सियासी सूरत हाल और मुआशी सूरत हाल है, तो आईएमएफ डील के क्या खदोखाल होंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे पहले की नोट स्पीकर हैं डॉक्टर नदीमुल हक साहब। डॉक्टर नदीमुल हक साहब, आप प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन भी रहे, और अब आपने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की तरफ से कुछ वक्त हुआ आपने एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है वो पाकिस्तान के लिए, उसके ऊपर भी आपने एक कॉन्फ्रेंस की और एक चार्टर डेवलप भी किया। उसके खदोखाल भी हम लोगों के सामने हैं। अब मुझे ये बताइए कि वो जो खदोखाल आपने मुआशी मुआहदे के हवाले से किए हैं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी के हवाले से, और आज की जो हमारी सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल, इसके तनाजुर में आप जो प्रोस्पेक्ट्स ऑफ चार्टर ऑफ इकोनॉमी है उसको कैसे देखते हैं, और आईएमएफ डील का जो इस वक्त बात हो रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए जी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी तो कोई चीज़ नहीं होती। चार्टर ऑफ इकोनॉमी तो हमने एक मीडिया का गिमिक बनाया हुआ है। देयर इज नो सच थिंग एज अ चार्टर ऑफ इकोनॉमी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी एक मीडिया का गिमिक था। जो हमें असली चीज़ चाहिए वो ये चाहिए कि हमें एक पॉलिटिकल और कंट्री की मैच्योरिटी चाहिए। हमारे हमारे पास जो पॉलिटिकल इमोशनल एज, अगर हमने, तो मेरा ख्याल 4 साल के बच्चों वाली है कि ये विकेट मेरी है, ये क्रिकेट मेरा है, ये क्रिकेट की गेम मेरी है, ये बॉल मेरा है, ये वो वाली गेम है। एक दूसरे से बैठ के बात भी नहीं कर सकते, कुछ निगोशिएट भी नहीं कर सकते। बाकी अगर हमारी मुल्क भी ले लें, हम लोग सब भी बच्चे हैं अभी तक। हम कुछ निगोशिएट नहीं कर सकते, कुछ एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, कोई समझौते हमने नहीं किए अभी तक। दुनिया जहां जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं वो समझौता होता है। हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट कभी बना ही नहीं, कभी समझौता ही नहीं हुआ। कभी हम इस्लाम की तरफ भागते हैं, कभी हम भागते हैं क्या कहते हैं, सऊदी अरेबिया के पीछे, कभी हम चीन के पीछे भागते हैं, कभी हम कुछ। हमारी अपनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी है ही नहीं। तो पहली बात तो यह है। बाकी रह गई जो आईएमएफ की बात, उससे तो आपका कोई चारा नहीं है। आईएमएफ के साथ तो हमारी शादी हुई है 75 साल से, क्योंकि हम एक भिखारी मुल्क है। जो कि मुल्क अपना चार्टर बना ही नहीं, चार्टर के अपना समझौते ही नहीं कर सकता, जो अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना सकता, फिर उसको किसी और की डिक्टेट्स को फॉलो करना पड़ता है। तो हमें कभी चीन को फॉलो करते हैं, कभी अमेरिका को, कभी किसी को, कभी आईएमएफ को, क्योंकि हमें अपनी पॉलिसी बनानी ही नहीं आती। हमने पीछे अयूब के जमाने में देखा था कि जी हमने इकोनॉमी का अंदर $1 भी नहीं मिलता था, सांस फूटा हुआ था सबका, फिर बम फटा,
1973 में। उसके बाद ये कई एपिसोड्स हो चुके हैं। अब फिर हमने इकोनॉमी का सांस कूटा हुआ है, वो फिर बम फटेगा, फिर एक्सचेंज रेट जाएगी ऊपर। ये हमारा तरीकेकार है। 6 करेंसी क्राइसिस हमारे हो चुके हैं और ये 7वां आने वाला है, क्योंकि हमें वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं। नंबर 2, हमें जो एक हमारी, नंबर 3 सॉरी, हमारी जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम एज अ कंट्री हम लर्निंग को हेट करते हैं। ये एक 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 मुबालगा है, एक बहुत बड़ा, जो भी कुछ कह लें, कि अब्दुल सलाम को हमने सिर्फ इस वजह से जलील किया कि वो अहमदी थे। बिल्कुल सही, बात गलत है। हमने अब्दुल सलाम को इस वजह से जलील किया क्योंकि वो पढ़ा लिखा आदमी था, क्योंकि वो नोबेल प्राइज जीत गया। हमें पढ़े लिखे लोग चाहिए नहीं, हम उनको भगाते। हमें चाहिए बस वो वजीर जो, जिनको कुछ नहीं आता। वजीर कभी सुबह लग जाते हेल्थ के, रात को एजुकेशन के, परसों लग जाएंगे इंटीरियर के। वही सिविल सर्विस की हालत है। आपकी जो एनर्जी का क्राइसिस है वो इसी वजह से, आप एनर्जी के क्राइसिस में स्पेशलिस्ट को रखते नहीं। आपका जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस, उसमें भी यही हालत है। तो हम लर्निंग और स्पेशलाइजेशन और अच्छे लोगों को मेरिट पे लाना पसंद ही नहीं करते। हमने जो सरकार को बनाया, सरकार एक तमाशा है, घरों का, नौकरियों का, सब्सिडीज देने का। ये कोई हुकूमत तो नहीं होती। तो अकबर बादशाह के जमाने में चीजें होती थी, या शायद उससे भी पहले होती थी। मॉडर्न हुकूमत जो सी है, उसमें पॉलिसी बड़े सोच के बनाई जाती है, समझ के बनाई जाती है, तहकीक से, एक नेगोशिएशन से, एक एक दूसरे से तबादला ख्याल से बनाई जाती है। हमारे यहाँ तो ये होता नहीं। हमारे यहाँ आप देखो, एक मीटिंग होती है, बस खत्म हो गई बात। मीटिंग के हमें पता भी, मिनट्स भी नहीं मिलते, पता नहीं चलता क्या हुआ। आपके सामने है, कि आपके सामने है, जो भी बड़े फैसले होते हैं हमें कोई नहीं पता होता। रिकॉर्डिंग हो गया, हमें नहीं पता क्या हुआ। अब 20-30 साल के बाद पता चलेगा क्या होगा। स्टील मिल होगी, पता नहीं चलेगा। आप कहते हैं पीआई हो गया, हमें नहीं को पता चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो क्वाइट फ्रैंकली, ना हमारे पास सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, ना हमारे पास एक पॉलिटिकल कल्चर है, ना हमारे पास लर्निंग कल्चर है, ना हमारे पास एक मेरिट का ऑर्डर है। तो फिर समझ नहीं आती इकोनॉमी किस चीज पे चलेगी। इकोनॉमी हवा पे तो नहीं चलती ना। ये लोग सोचते हैं इकोनॉमी चलेगी कि जनाब सड़कें बना दो, फ्लाईओवर्स बना दो, वो कर दो, हर जगह जैसे वो कहते हैं एयरपोर्ट बना दो, हर जगह ये बना दो। यार, इससे तो इकोनॉमी नहीं चलती। इकोनॉमी नहीं चलती ऐसे चीजें बनाने से। इकोनॉमी बनती है अगर आप सिस्टम्स बनाएं जहां आपके मेहनत का कोई नतीजा हो, कोई फल पाए, कुछ करें। तो ये मोटी मोटी बात है जी। अच्छा, ये तो बात होगी, लेकिन अभी जो जिस तरह का एक स्प्लिट मैंडेट है सियासी जमातों के पास, और कोई भी इस वक्त हुकूमत बनाने में जो है कामयाब नहीं हो पा रहा, क्योंकि अलायंस बनना है। और अलायंस, आपको पता है कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल अलायंसेस होते हैं वो किस तरह मोटिवेटेड होते हैं। वो अभी तक कोई उस तरह की कोई सूरत हाल भी हमें नज़र नहीं आ रही। और जिस तरह का सियासी खलफशार अब है, तो ऐसी सूरत हाल में बहुत सारे लोग, आप इसको मीडिया का गिमिक कह लें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात को, लेकिन अभी कहीं ना कहीं तो सब लोगों को किसी एक नुक्ते पर, पहले तो जो सियासी एजेंडा है पाकिस्तान का, उसके ऊपर मुत्तफिक होना जरूरी होगा। फिर ये क्या, कैसे ये मुमकिन हो सकता है कि सारी जमातें किसी एक नुक्ते के ऊपर या कुछ नुकात के ऊपर जो मईशत की बेहतरी के हवाले से हो, उसके ऊपर कैसे मुत्तफिक हो सकते हैं? कौन सा ऐसा तरीका इख्तियार किया जा सकता है या किया जाना चाहिए, और कौन लोग उसको परसू कर सकते हैं? मैं तो जी बहुत मायूस हूँ। मुझे नहीं लगता ये हो सकता है। देखिए, आप जो कह रहे हैं ना कि मैंडेट, पहली चीज मैंडेट क्या होती है? मेरा तो ख्याल है मैंडेट तो कोई नहीं किसी को भी मिला। मेरा तो ख्याल है मैंडेट इस मुल्क में कभी किसी को मिला ही नहीं। मैंडेट होता है जब कोई आइडियाज एट स्टेक हो। इनके मैनिफेस्टो हमने स्टडी किए, हमने इनके मैनिफेस्टो पेपर भी लिखा है। इनके मैनिफेस्टो में जान ही कोई नहीं, इनके मैनिफेस्टो में बात ही कोई नहीं है। या तो कोई बात हो ना, जैसे अमेरिका में होती है कि जी सोशल सिक्योरिटी होनी है, बरतानिया में होती है कि जी ब्रेक्सिट जाने की जाना। हमारे पास तो इशू ही कोई नहीं है। हमारे पास तो इशू एक ही है, मुझे इक़्तिदार दे दो। जैसे मैंने कहा हम्म। बच्चों की खेल है, मुझे बैट दे दो, मुझे बॉल दे दो। हमारे पास तो ये इशू तो कोई नहीं है। इशू क्या है बताइए क्या? या तो इशू कोई हो, हमने जैसे लिखा है, हमने बहुत दफा लिखा है, इशू भाई बताएं। आपके पास एक मार्केट नहीं है। आपका मुल्क सोवियत यूनियन का मानंद है। आपके मुल्क में सारी प्राइसेस डीसीज आप फिक्स करते हैं। आपके मुल्क में जनाब कोई ट्रांजैक्शन हो नहीं सकता। एक अजीब किस्म का फेल्ड सोवियत यूनियन आपने बनाया हुआ है। अच्छा चले, मैंडेट बनाना है तो फिर मैंडेट देना कि जी हम डीरेगुलेट करेंगे। डीरेगुलेट हमने करना नहीं, हमें करना ही नहीं आता। फिर मैंडेट बनाए ना कि जी अच्छा ठीक है, हम करेंगे, हम क्या कहते हैं, तेल का, एनर्जी का क्राइसिस खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे? ऐसे खत्म करेंगे कि जी आप, सिंपल सी बात है, आप ये सेक्रेटरी, सॉरी, एनर्जी मिनिस्ट्री बंद करेंगे और सिस्टम को चलने देंगे।
एनर्जी मिनिस्ट्री सिस्टम को चलने नहीं देती। किसी ने एनालिसिस किया, नहीं करना चाहते, हम करना ही नहीं चाहते। नंबर दो, गैस का सिस्टम क्या है? गैस का सिस्टम आपके पास है ही कोई नहीं। गैस का सिस्टम, आप गैस बेच रहे हैं बगैर कोई सिस्टम बनाए। बिजली भी बेच रहे हैं, सेक्रेटरी साहब बिजली बेच रहे हैं, बोर्ड्स पे सेक्रेटरी साहब लगे हुए। तो मेरा मतलब ये जो गहरी बातें हैं, मैं जरा जल्दी में कर रहा हूँ, पर ये बहुत गहरी बातें हैं जिनको हमें करना चाहिए, जिनको हमें समझना चाहिए, वो हम करना नहीं चाहते। बैंक्स क्या है? बैंक्स ना, हमने प्राइवेटाइज तो कर दिए थे, पर बैंक्स क्या कर रहे हैं? बैंक्स ने एक गठजोड़ बनाया हुआ, अपना कोलूशन की हुई है, कार्टेल बनाया हुआ है। वो जनाब हुकूमत को लैंड करते हैं और माशाल्लाह इतना प्रॉफिट बनाते हैं, इतना प्रॉफिट बनाते हैं, कुछ कहने की हद नहीं। पर स्टेट बैंक नया बैंक बन नहीं देता। स्टेट बैंक ने कह दिया नया बैंक बन नहीं सकता, तो वो एक कार्टेल चल रहा है। स्टॉक मार्केट क्या है? आपकी स्टॉक मार्केट चलती ही नहीं है। आपकी स्टॉक मार्केट 20% होती थी एक जमाने में ऑफ जीडीपी, आज 5% हो गई है, और उससे भी नीचे जा रही है, क्योंकि आपकी मार्केट में धंधा ही कोई नहीं है। और जो धंधा है वो लोगों ने काबू किया हुआ है। आपकी कंपनी क्या है? आपकी कंपनी तो ग्रो ही नहीं करती। आपकी कंपनी दुनिया में सबसे छोटी कंपनी है। आपकी कंपनी, जो हमारी कंपनी पाकिस्तान की है, एंग्रो शेंग्रो, ये तो बिलियन डॉलर की कंपनी भी नहीं है। बिलियन डॉलर की कंपनी क्या होती है दुनिया के आजकल अखाड़े में? दुनिया के अखाड़े में मिलियन डॉलर कंपनी तो एक फ्रेंचाइज होता है छोटा सा। तो क्वाइट फ्रैंकली बहुत गहरी बातें करने वाली ये पॉलिटिशियंस का काम नहीं है। पॉलिटिशियन, जरा पहली चीज जो मैं कहता हूँ, पॉलिटिशियन आके हमारी बात तो सुने ना। पॉलिटिशियन को कहेंगे हफ्ता भर हमारी बात तो आके बैठ के सुने ना। हम पॉलिटिशियन को बुलाते हैं, वो तो कहते हैं हम आएंगे सिर्फ हमें जब हार पहनाओगे और हमें प्रोटोकॉल दोगे तो हम आएंगे, सुनने नहीं हम्म। आएंगे। हम्म। जब उनको सब, तो फिर हम क्या करें भाई? मतलब ये किसी दुनिया में नहीं होता कि वो जनाब अक्ले कुल है पॉलिटिशियन, और अक्ले कुल है ब्यूरोक्रेट्स, और अक्ले कुल है जो सरकारी गाड़ी में फिर रहा है, जो सरकारी घर में रह रहा है। तो ये निजाम सर नहीं चल सकता। इस निजाम को जरा डीपली सोचना है। ये सिर्फ नहीं कि कोई ऊपर ऊपर से, ये व्हाइट वॉश वाला जॉब नहीं है। ये जॉब है कि फाउंडेशन खत्म हो गई हैं। आप बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश करें, वो नहीं खड़ी हुई। फाउंडेशन पे बात करनी है, वो कौन करेगा? वो एक शो में नहीं हो सकती। वो पॉलिटिशियन को पहले यूनिवर्सिटी आके बैठे तो सही, बात तो करे ना। ये हम्म। क्या करते हैं जल्दी सब कुछ करने के लिए, हमने एक लोन ले लेना। तो अब लोन ले लेके आप देखें कहाँ पहुंच के, आगे और लोन ले ले, फिर देने पड़ेंगे पैसे वापस, तो फिर रोए बैठ के जैसे हम रो रहे हैं अभी। अच्छा, तो क्या हल क्या नजर आया? तो आपने तो बहुत एक जो जाहिर के जैसी सूरत हाल है वो तो बहुत पेसिमिस्ट सिचुएशन है, और बिल्कुल एक पेसिमिस्ट ओवरव्यू आपने। तो हल अब क्या है? अब क्या उसी तरह आवाम जो है वो महंगाई के अंदर पड़ी रहेगी, उस सियासी खल्फशार में पड़ी रहेगी? पाकिस्तान उसी तरह से कोई इन्फ्लेशन का शिकार रहेगा? अब कोई प्रोस्पेक्ट तो इकोनॉमी के हवाले से अब जाहिर है कि कोई जैसे भी बनेगी, नई गवर्नमेंट बनेगी तो सही, तो फिर क्या एजेंडा आपके ख्याल देखिए में? जी, इन्फ्लेशन हमारा मसला जरूर है, पर इन्फ्लेशन इतना बड़ा मसला नहीं जितना हम बनाते हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि इन्वेस्टमेंट बंद है। पिछले 20-25 साल से इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। जब जिस माशरे में इन्वेस्टमेंट नहीं होती, जिस मुल्क में नहीं होती, वो मुल्क बैठ जाता है। आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो है, और आप उल्टा काम कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ बना रहे हैं जिनका कोई फायदा नहीं। बस मेट्रो बस बना दी, इसका कोई फायदा नहीं है। ये बच्चों वाली बातें छोड़े और सीरियस काम करना शुरू करें। वो सीरियस काम करने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए, बड़ी सोच चाहिए। और पहली चीज है, हमें इन हुक्मरानों को कहें कि भाई तुम ट्रेनिंग तो ले लो, दो दिन। जज साहब को भी मैं कहता हूँ बार बार, सुप्रीम कोर्ट जज साहब इकोनॉमिक्स में इंटरफेयर करते हैं, इकोनॉमिक्स में ट्रेनिंग कब लेंगे? मैंने अगले दिन हम्म। कहा था, मैंने कहा मुझे लेक्चर तो करने दो, वो कहते नहीं करने देना। ठीक है। अब मसला ये है कि जब अक्ले कुल है सब, तो फिर यार मुझे बताएं कहाँ से फिर मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ? पहली चीज, हम अपना कल्चर तो बदले ना। आपको मुझे बता मैं आपको बता दूं कि आपको पता ही होगा, सरकारी अफसर कब दफ्तर आते हैं? 10 बजे जाहिर। दफ्तर आते हैं, 2 बजे आते हैं। ठीक है। फाइलें कितनी देर लगती हैं? फाइलें पड़ी रहती हैं उनके दफ्तरों पे सदियां। और लोग क्या करते हैं? जो बिजनेसमैन होगा, जो काम कर रहा होगा, उनके दफ्तरों के चक्कर लगाता है। आप देखें, भाई नासिर साहब या बैठे उनसे पूछ लें, अमेरिका में कोई सरकारी दफ्तर नहीं आता। मैं खुद 30-35 साल अमेरिका रहा हूं, मैंने कभी सरकारी दफ्तर का अंदरून नहीं देखा। मैंने कभी फाइल का पीछा नहीं किया। करने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ हम लिख लिख के तंग आ गए। या फाइलों का जो निजाम है, जो एनओसी का निजाम है, जो लाइसेंस का निजाम है, जो इंडिया ने खत्म कर दिया था 1991 में, जो हमने अगले दिन मॉन्टे कार्लो वाले को बुला के उससे हमने सीखा दोबारा। फिर 91 में उन्होंने ये निजाम खत्म कर दिया था, हमने आज तक रखा हुआ है। उसको इतना बढ़ा दिया है कि अब तो डीसी साहब आप देख लें, मैंने खुद आजमा के देखा, डीसी साहब फोन ही नहीं उठाते। डीसी साहब इतने बड़े अफसर हैं, उनको मेरे साथ ना मुलाजिम बेचारा क्या करेगा? चेयरमैन सीडीए ने जो मुझे ताड़ा है, वो मैं ट्विटर पे भी डालना है। अब क्या कर सकते हैं इस मुल्क में? इतनी अफसरशाही जहां हो,
جہاں ایک بندہ انویسٹ کر رہا ہے، کئی لوگ، کئی سٹوریز پڑھی ہیں، انویسٹ کرنے لوگ آتے ہیں بیچارے پریشان ہو کے چل جاتے ہیں. چینی بھی ایک دفعہ مجھے ملا ایئرپورٹ، ملا، ہنس رہا تھا کہ میں پریشان ہو گئی یہاں رہ کے، فائل ہی موو کر کر کے تنگ آ گئی ہے، ہم تو جا رہے ہیں واپس. تو آپ نے فائلوں کا نظام بنایا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے اٹیسٹیشن، مجھے بتا دیں کسی ملک میں اٹیسٹیشن ہوتی ہے؟ مجھے بتا دیں کسی ملک میں وہ ہوتی ہے جو آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کرا کے لائے، وہ جو Attestation تو ہوتی ہے. We have ہاں جی. notary public for that in the USA. Notary public is different. Notary public is different, Nasir. یہاں ٹیسٹیشن ہوتی ہے that یہ کیا کہتے ہیں، civil servant has to tell you ناصر خلجی you're alive, you're a person. ٹھیک ہے، civil servant has to tell you کہ ناصر خلجی، اور وہ اس کے ساتھ آپ کا باپ کا نام بھی پوچھے گا. اور جو عورت ہے فار ایگزامپل، اس کے خاوند کا نام پوچھا جاتا ہے. اگر طلاق ہو گئی تو اس کو ایفیڈیوٹ نہیں مل سکتا، اس کو ٹیسٹیشن نہیں مل سکتی. یار میرا مطلب یہ چھوڑ دے نا باتیں پرانی. وہ نوٹری پبلک چھوٹی سی چیزیں کر لیں. وہ بڑا گورین بھی رکھا ہوا تو اوتھ کمشنر بڑا سمپل تھا، پر اب اوتھ کمشنر چھتری کے نیچے بیٹھا ہوتا تھا، ہم کرا لیتے تھے. اب وہ اس سے بات آگے نکل گئی. اب آپ سرکاری دفتروں میں پھرتے ہیں، دن رات پھرتے ہیں، ساری رات پھرتے ہیں، سارا دن پھرتے ہیں، 6 مہینے پھرتے ہیں، سال پھرتے ہیں، تو پھر کام کیا ہوگا؟ ٹھیک. ناصر خلجی صاحب، آپ نے ڈاکٹر ندیم الحق صاحب کی ابتدائی گفتگو تو سنی، اور کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ڈاکٹر ندیم الحق صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہے تو مائک اوپن کر کے کر سکتا ہے. اینی پارٹیسپینٹ، اینی کوشچن؟ کوئی کوشچن نہیں. اچھا ندیم الحق صاحب، جاتے جاتے یہ بتا دیں کہ چلیں یہ جو بھی صورتحال ہے، آنے والی حکومت 5 کام کون سے ایسے کرے کہ ہماری جو معاشی صورتحال ہے وہ بہتر ہو سکے؟ بلٹ پوائنٹس میں سر، کہ 5 کام کرنے والے. بڑا سمپل. پہلے تو کیبنٹ جو سے 10 بندے زیادہ نہ بنائے، فیڈرل کیبنٹ. دوسری چیز، جو کوئی 40 منسٹری ختم کر دیں فیڈرل میں. منسٹری آف ایجوکیشن، منسٹری آف انرجی، منسٹری آف ریلوے، کوئی ضرورت نہیں ہمیں. ٹیکنیکل سبجیکٹ ٹیکنیکل ہوتے ہیں، منسٹر ہوتے ہیں. پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کام کریں، یہ نہیں کہ پارلیمنٹ سے بھاگ جائیں. پارلیمنٹ میں بیٹھیں، پارلیمنٹ میں بیٹھیں. ہم نے حساب لگایا، آپ کا پارلیمنٹ 30 دن سال میں ملتا ہے. پارلیمنٹ میں بیٹھیں، پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کام کریں، پارلیمنٹ میں لا میکنگ کریں، اور پارلیمنٹ میں انکوائریز کریں. اور تیسری چیز، اپنی یونیورسٹی کی بات سنیں، اپنی یونیورسٹی کی بات سنیں، خود تحقیق کریں، اور خود تھوڑا سا پڑھنا شروع کر دیں. جو میٹنگیں ہوتی ہیں نا فار شو، جس کے اندر کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا، کوئی کاغذ نہیں ہوتا، وہ ختم کر دیں. پاور پوائنٹ بین کر دیں. اور تیسری چیز، یہ مارکیٹ کو بننے دیں، ڈی سی ریٹ ختم کریں. اور کیا کہتے ہیں، یہ یہ گیہوں خریدنے کا نظام، یہ جو چیزیں یہ ختم کریں. مارکیٹ کو چلنے دیں. مارکیٹ کو یہ نہیں کہ سول سرونٹ چلائے گا یا منسٹر چلائے گا. رائٹ رائٹ. تھینک یو تھینک یو. Something, ناصر sir. خلجی. I have a question from Nadeem Ul-Haq, sir. جی نوشا. سر میرا یہ کوشچن ہے کہ دیکھیں، اب بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ تجارتی طبقے کی بات کرتی ہیں، موٹر ویز کی بات کرتی ہیں، اور آن کنٹریری جو ہے دوسری پارٹی ہے وہ مطلب پارٹیز کچھ اسلام کے اوپر بات کر دیتی ہیں، یا پھر کچھ جذبات کے ساتھ عوام کے جذبات کے اوپر بات کر دیتی ہیں. تو ہماری جو عوام ہے، ہماری وہ اس کو خود نہیں پتا کہ ان کے میجر ایشوز کیا ہیں. وہ ایموشنل ہو کے کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اٹیچمنٹ ان کی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ذاتیات پر اتر کے دوسری پارٹی یا دوسرے جو عوام ہیں ان کو بیش کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہماری عوام کو خود نالج نہیں ہے کہ ہمارے میجر ایشوز کیا ہیں، اور ہمیں خود کلیئر نہیں ہے کہ ہمیں کن چیزوں پہ بات کرنی چاہیے. ہم چھوٹی چھوٹی ایشوز کو لے کر جو ہے پرسنل ہو جاتے ہیں، اور اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، لیکن ہم لوگ میجر ایشوز کو بھول جاتے ہیں. تو عوام کو اس چیز سے کیسے نکالا جا سکتا ہے کہ عوام جو ہے اپنے ایشوز پہ بات کرے، نہ کہ وہ کسی ایک پرسنالٹی کو جو ہے اتنا انسپائر ہو جائے کہ ان کی ہر غلط چیز کو چھوڑ کے جو ہے وہ اس کے پیچھے چل پڑے. یہی تو نوشا میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہمارا بچگانا کلچر ہے. ہم وہ بچے ہیں جو کہ گیم کھیلنے سے کرکٹ کا بال لے کے بھاگ جاتے ہیں یا بیٹ لے کے بھاگ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں مجھے اقتدار دو اور کچھ نہیں. اور جو عوام ہے وہ اس چیز کی عادی ہو گئی، جو ایک میڈیا میں لفظ آتا ہے اس کا مطلب کسی دنیا میں نہیں ہے کہ عوام کو ریلیف دو. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہی میں بار بار بات کہتا ہوں، ہم سوویت یونین ہے کہ ہم نے عوام کو ریلیف ہی دیتے رہنا. عوام کو مفت بجلی دو، عوام کو مفت کھانا دو، عوام کو یہ دو، اور پرائسز فکس کرو. تو پھر سوویت یونین بن جائے نا یار. پھر کھل کے ہم سوویت یونین بننا چاہتے ہیں. پارلیمنٹ اس پہ ڈیبیٹ کر لیں، آتے ساتھ ڈیبیٹ کر لیں. آپ چاہتے کیا؟ ڈو یو وانٹ اسلام، ڈو یو وانٹ سوویت یونین، ڈو یو وانٹ کیپٹلسٹ اکانومی؟ کھل کے ڈیبیٹ تو کریں نا اس پہ.
بجائے کہ چھپ چھپ کے ہم کچھ عجیب چیزیں کرتے ہیں. آئی تھنک ہمیں بہت کلیئرٹی کی ضرورت ہے، اور یہ ہمارے لیڈران پہ یہ ہونا چاہیے، بجائے یہ جو اف یو لو می آئی لو یو ٹو کرنے کے. بھائی جان ایشوز پہ بات کریں، بیٹھ کے بات کریں کہ پرائسز فکس ہونی چاہیے کہ نیچے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بات کریں نا، ہمیں بھی ایجوکیٹ کریں، ہمیں بھی ان کے ساتھ بات کرنے دیں، اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھیں، پھر بات بنے گی. یہ آئی ایم افریڈ ڈیپ سائیکولوجیکل ہمارا پرابلم ہے، بیکاز ہماری سوسائٹی میں تھنکنگ نہ تھی، نہ ہوگی کبھی. تھینک یو. اینی کوشچن السلام اور؟ علیکم جی السلام علیکم. سر. آپ نے بات کی کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ پالیسیز نہیں سنتی، پھر آپ نے بات کی کہ ان کو چاہیے کہ وہ آ کے بیٹھے پڑھیں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہماری آدھے سے زیادہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ ایون کہ میٹرک پاس بھی نہیں ہے. اگر میٹرک پاس بھی ہیں تو وہ کس طرح سے ہیں کہ جب ایک دفعہ پرویز میں شرف نے ایک پالیسی نکالی تھی تو وہ میرے جاننے والے جو پولیٹیکل لوگ ہیں پولیٹیکل پارٹیز میں، ان کی میٹرک بھی کیسے ہوا ہوا ہے کہ وہ لوگ ان کا پیپر کسی اور نے دیے ہیں اور وہ آ کے ایون پیچھے انہوں نے کچھ نہیں پڑھا. تو ہماری ایجوکیشن پولیٹیکل پارٹیز کے جو ممبر ہیں ان کی ایجوکیشن کتنی ضروری ہے ہمارے لیے؟ آئی تھنک بہت ضروری ہے جی. یہ ایج لرننگ کی ایج ہے، بلکہ وہ ہر ایج لرننگ کی تھی. صرف ہم بے وقوف ہیں جو سوچتے ہیں کہ نہیں اقتدار کی جنگ ہے، کیونکہ پتہ نہیں کیا ہمارا. بائی دا وے یہ بھی نہیں کہ صرف یہ ہے، یاد رکھیں ہم بھی واحد قوم ہے جو چف کرا رہی ہے روز. چف آپ نے دیکھا نا، چف جو ہوتا ہے روز. ہم پیری مریدی میں ابھی تک ملوث ہیں. ہمارا کلچر ہی یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کریں اور ہمیں کچھ اللہ دے دے گا. حالانکہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بھائی نہیں میں تمہیں کچھ دوں گا، تم اپنی محنت خود کرو. بٹ ہمیں محنت کرنی نہیں آتی. تو دیکھیے بہت ڈیپ چیزیں ہیں جو ہمارے لیڈران کبھی پیدا ہوں گے اچھے تو وہ ان پہ بات کریں گے، کیونکہ دنیا کے لیڈران جو ہیں وہ پارلیمنٹ ہوتا ہی اس لیے کہ ان چیزوں پہ بات کریں. اب وہ پارلیمنٹ میں اگر بات ہی نہیں کرنا چاہتے، بیٹھنا ہی چاہتے، صرف منسٹریاں لے کے خوش ہونا چاہتے ہیں. دیکھیے ایک اور بھی چیز ہے، نہ صرف وہ پڑھے نہیں ہوتے، دوسری چیز وہ جھوٹ بول کے پارلیمنٹ میں آتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ایم این اے بننا چاہتے ہیں، پر اصل میں وہ منسٹر بننا چاہتے ہیں، اور پھر 100 منسٹر بن جاتے ہیں. تو یعنی کہ پارلیمنٹ تو ختم ہو جاتا ہے نا. اگر 100 منسٹر بن گئے تو پارلیمنٹ کہاں گیا پھر؟ کیونکہ 100 منسٹر سیپریشن تو ختم ہو گئی نا. تبھی میں کہہ رہا ہوں 10 منسٹری ہونی چاہیے، 10 زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اور انہوں نے خود، یہ میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے خود پی 18 میں انہوں نے لکھا تھا کہ 11% آف پارلیمنٹری منسٹریز، بٹ 11% سے بھی آگے چل جاتے ہیں. اور اسلام آباد میں 18th امینڈمنٹ کے بعد کیوں اتنی منسٹریز کی ضرورت ہے بھائی؟ اسلام آباد میں آپ نے 18th امینڈمنٹ پاس کیا، آپ نے خود وہ کیا کہتے ہیں، کیا ٹائپ 2 لسٹ ہے، کیا اس کا نام ہے، جو ہے وہ لسٹ بنائی ہوئی ہے، آپ نے خود لسٹ بنائی ہوئی ہے، 2 لسٹ بنائی ہوئی ہے. تو پھر اسلام آباد میں ایگریکلچر کی منسٹری کیوں بھائی؟ اسلام آباد میں ایجوکیشن کی منسٹری کیوں ہے؟ یہ ختم کریں منسٹری. اور یہ جو ہر چیز میں پالیٹکس ڈالنے کی چیز ختم کریں. بہت ساری چیزیں ہیں، اگین میں کہہ رہا ہوں، اگر یہ سوچنے والے لوگ ہوں، اگر یونیورسٹی سوچنے والی ہوں، اور اگر یہ سننے والے لوگ ہوں تو پھر بات ہو سکتی ہے. پر انفارچونیٹلی یہ سوچتے ہیں مینڈیٹ مل گیا، ووٹ مل گئی. ووٹ سے مینڈیٹ نہیں ملتا. جو آپ دیکھیے بہت ساری جو مفکر ہیں وہ یہ کہتے ہیں مینڈیٹ ہوتا ہے آئیڈیاز کی بات. کیا آپ بتائیے آپ نے آگے چلنا کیسے؟ انہوں نے تو بتاتے ہی نہیں ہمیں آگے کیسے چلنا ہے. یہ تو صرف کہتے ہیں ہم آگے پیسے بانٹیں گے، پیسے بانٹیں گے، جبکہ ہمارے پاس پیسے ہیں نہیں، وین وی آر بینکرپٹ. تو یہ تو بہت بڑا فلو ہے جو ہمیں سوچنا چاہیے. اوکے. شکریہ ڈاکٹر ندیم الحق صاحب. میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ یہ ایچ پی جس کے آئی ڈی آ رہی ہے سامنے. عتیقہ مظہر. عتیقہ مظہر. جی سر. تھینک یو عتیقہ مظہر. تھینک یو. جی ڈاکٹر ناصر خلجی صاحب. سر آپ نے ندیم الحق صاحب کی گفتگو سنی اور موضوع ہمارا وہی ہے، آئی ایم ایف کی ڈیل، اور یہ جو کوئی ان کا تو خیال ہے کہ چارٹر آف اکانومی جو ہے وہ کوئی صرف ایک میڈیا گیمک ہے، اور یا اس پہ کہہ لیں یا ایک کچھ سلینگ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہم جس طرح کہ سیاسی صورتحال سے دو چار ہیں اور جس طرح کی معاشی صورتحال سے دو چار ہیں، کیا حل نظر آتا ہے؟ Listen, let me at least, in the interest of full disclosure, let you know, first of all, I should say that I and Nadeem go way back. You can't even believe how far we go back. We used to go to government college together. We came from the same middle class. His father was a civil servant. My father was a civil servant. We went to similar public schools. He probably went to HSN or whatever. I went to Lawrence College. There is nothing that Nadeemul Haq has said today that I disagree with. Okay, so that's one thing I should say right off the bat. I am surprised
And I'll be speaking in English because most of my life I've been speaking in English. I've lived most of my life. Nadeem says he's lived 35 years in the USA. I've lived 53 years in the USA. We're about the same age. The only familiarity I have with Pakistan is through people like Nadeem ul Haq and Ashfaq Khan, who's a good friend of mine, and people who went to college with me in the USA. Okay, so that's my full disclosure. All my life, I've worked in the US. I've been an academic. I was an academic, a professor for 15 years. I taught economics. Then I worked in the US government for 27 years. I worked at the Treasury in the economic policy shop. I worked in the Office of Management and Budget. I worked in the Energy Department, Energy Information Administration. I worked in the Federal Communications Commission. So I've learned a lot. Basically, I'm an American with Pakistani roots. I do come to Pakistan. This is probably the first time I've come to Pakistan for an extended period, probably because I've retired. Normally, I used to come for 2 weeks. So in terms of your questions, I have a hard time. Let me try to tell you my perspective, given whatever Nadeem ul Haq has said. Nadeem ul Haq has thrown a full laundry list. And essentially, you can look at it as a pessimist or a cynic or maybe a realist. He's described, and there is my only question is, if I were to ask Nadeem, on the one hand, he's so cynical and he is realistic about the way things are in Pakistan. He's telling, black is black, white is white. He is an optimist by heart because, like you mentioned, Mr. Munir Ahmed, he recently held this reform manifesto in Marriott, where he had a whole list of things that could be improved in Pakistan, in public administration, in fiscal management, in markets, in international trade, in social infrastructure. So if you were to pick so on the one hand, which I really laud him for that. Actually, I admire him that he's been trying to educate the Pakistanis about economics. And he believes that people are really not economically literate. They're not even politically literate. They don't know anything. They're basically infants. They don't know anything about policy making. So he's throwing up his hands in the air, but at the same time, he's attempting to try to improve Pakistani lot. I differ with him on one hand. When he says we cannot do anything, I think this country and the people and the politicians are capable of doing things. It's the right incentives. You have to have the right incentives to do it. Pakistan has been the beneficiary of, or I would say, a victim of the generosity of international friends. It has had the generosity of the USA. It has had the generosity of China. It has had the generosity of Saudi Arabia. It has had the generosity of the Arab Emirates. So essentially, this country has become more like a rentier state, a state that gets money for location. And for that reason, most of its industry has disappeared. So the motivations are there. The incentives are wrong to begin with. Everyone knows when we talk about the IMF and we put up our hands and say, well, this is the 24th time that we're going to the IMF. Well, surprise, surprise. Pakistan will continue to go to the IMF as long as the IMF and the USA let it come in, because Pakistan knows that they'll get away with it. This is called moral hazard in economics. So when a country knows that they can get away with it, when the politicians that Nadeem very accurately described basically have vested interest in making something, talking about grandiose projects like motorways and stuff,
They don't even have a manifesto. They don't have any agenda, economic agenda. So all these are things out there for the wrong incentives. Now let's just think about some of the people, that luminaries that have graced Pakistan at the finance ministry. Half of them have been basically Western educated, economics educated. So let's go through this list. We have Pasha, we have Sartaj Aziz, we have Salman Shah, we have Hafiz Sheikh, we have Miftah Ismail, we have Shaukat Tareen, and now we have Shamshad Akhtar. If you were to sit them all in one room with Nadeem ul Haq and me and Ashfaq Khan and others, I don't think we would disagree. Okay. So essentially, the economist, I think personally, any economist like who basically agrees to serve for a political party in Pakistan is basically either incompetent or he lacks integrity. So, like Nadeem has displayed a lot of integrity, and I wish and I hope that he did say the same to his political masters when he was in power. Exactly the words that he has said. Unfortunately, this country does not have people telling it the right thing. So we, in a way, economists, I think, really deserve to be blamed for not educating, people. Think about a name, Atif Mia. There's another economist. He's a very well-known economist for what? For some work that he has done in finance. For the USA, keep that in mind. He's a Western-educated economist. I have a lot of respect for the guy. He's been educated well in MIT. He's a professor at Princeton, but he's pretty good on the American economy. He doesn't know much about the Pakistani economy. He lived in the middle class and he went abroad. Okay, so now this is like a media frenzy. Just because his name comes up, everyone wants to go and ask him about the Pakistani issues. Like Mr. Munir Ahmed, you asked me, what do you think about us, the Pakistanis? So like I profess that I know more about the American economy than I know about the Pakistani economy. So you should be looking at your own homegrown economists. But I can suggest some things that you may want to look at. If politicians, first of all, they're not serious. You can call it children, or you can call them not serious. They're not interested in economics. Okay, they believe in the status quo. They want to grab power. They want to come in the power. Like Malia Lodi said the other day at the Woodrow Wilson Center, none of them has any agenda, an economic agenda. How are they going to solve the problems? If you really want to talk about a charter of economy, just focus on some basics, okay? We don't want a big laundry list like Pasha has given. He's written a whole book, a full laundry list of things that can be done. Ishrat Hussain was talking at the Woodrow Wilson, and he was basically saying, he had a whole list. He was saying that if you were to think, look at our seminar going on right now. Pakistan has probably more seminars in Islamabad than Washington has. Washington is one of the richest economy in the world. I've gone to many seminars here, but I don't find as many seminars covering such a huge topic of how do we reform Pakistan. And we're going for the last 30, 40 years. And we're covering every little thing under the book. There have been papers written. There have been recommendations by multilateral banks, by the IMF, by the World Bank, by other Asian Development Bank. So if you look at all the library of recommendations, how to improve this, how to improve that, how to improve telecommunications, Pakistan, probably has every little solution written out there. The problem is implementation, the will. The will is lacking. It has the capacity. You have a country where the military can round up 10,000 people and put them in jail. These are middle-class people, mind you, put them in jail within 1 month. But they don't have the capacity to raise tax revenues.
So if you want to talk about an agenda on the economy, talk about 2 or 3 basic issues. You have a country that is spending more than it's taking in, and this has been going on and on for a long time. You have a budget deficit, and it goes on ad infinitum. Okay, your revenues are not enough to meet your expenditures. Now get with it. Okay, now what are the revenues? Tax revenues, direct taxes. So what you have done, Pakistan has basically got all these nuisance taxes. Reminds me of this Beatles song, I'm the tax man. So if I walk, you tax my feet. So, you got this noisy little pricks all over the place where, people, the government is trying to extract resources to finance its budget. And it still has a deficit on the one hand. Okay, so this is a chronic thing that you need to fix. Now, how do you fix it? Get the political consensus on it, that we will raise taxes. Okay, let's have like some kind of a consensus that every government that comes in will try to balance the budget. Okay, if you can do that, that is, I'm not talking about a big agenda or big charter. Just talk about some basic issues and stick with them. So one of them has to do with tax revenues. We're talking about 10% of GDP. Let's increase it, okay? Let's get the landlords, the industrialists. We know who are the people who are not paying taxes. Let's get them. If the military can put 10,000 people behind bars, they can put 10,000 rich people behind bars and get taxes. So let's get on board on that. Spending, expenditures, let's get on board on that. Subsidies, okay, state-owned enterprises. These are basics that every political party, if they're really serious about getting their house in order, should agree on and not holler when the other party is in power, okay? Let's agree that whenever the IMF, for example, comes up with an agreement with the current government, that the opposition parties are on board. They agree with that. Pakistan needs medicine, and it's going to hurt. It really is going to hurt. There's a book out there, you may want to read it. It's called Gambling on Development. It came out in 2022. And basically the author, what he does, he looks at different countries like Ethiopia, Bangladesh, and he tries to figure out how did these countries start developing? And basically they started developing when the elite of the country, okay, agreed for the greater interest in giving up some of their rights and perks. Okay, and that's what happened in Bangladesh. So that's what we need in Pakistan, a grand bargain, a gamble by the landlords, by the military, by the industrialists. Sir? Yes. Sir, what is the name of book you just... Pardon me? I can't understand you. She asked, मेरा ख्याल है शुमाइला, क्या नाम है, सुमैया, अब ये सर को जरा मुकम्मल कर लेने दें बात, और फिर जब उनका वो बात मुकम्मल हो जाएगी तो फिर आप ये पूछ सकते हैं जो भी आपके सवाल हों, ठीक है जी? So let me get back. I was talking about this book. It's a really interesting book. You may want to read it. For all of you who are here, it's called Gambling on Development. Okay, basically the author, he sets out and looks at different countries and how they have succeeded. So Bangladesh was actually, some of us know, Nadeem definitely knows, when Bangladesh split, and most of you guys are here are fairly young to remember that. But the main thing is that Bangladesh was a really poor economy compared to the Western part, but it has progressed a lot because they have gambled on development. The elite has given up some of their stuff. The military has agreed to coexist with the civilian side. So my point again is, if you want to talk about a charter of economy, like Nadeem rightly said, this is just a joke. What do you mean by charter of economy? Okay,
Let's just agree on some basic issues. Okay, one has to do with the budget, the deficit. This has to be killed by increasing revenues, by tax revenues. We should all be on board. We should have targets. Okay, let's get to 15%, maybe in the short or to medium term. Let's start talking about expenditures. Let's get the Supreme Court off our back. Okay, let's talk about economics if we really want to develop spending on military and others. Let's stop fudging records. We know where most of the spending goes. So let's agree on that. Okay. About the IMF, somehow the IMF is painted as a villain. So every now and periodically, the IMF marches in, and then they give you a set of conditions, and then they release a measly $3 billion. Okay. Now, I don't have any disagreement with the IMF. I don't know why we paint them as villains. If you go to an institution 24 times for money, for handouts, and then you don't reform yourself, then why are you blaming them when you try a little bit of maybe belt tightening? So I would think that all parties should be on board whenever there's an agreement made with the IMF. So, when you have inflation as a result, when subsidies are lifted, when petrol prices go up to the international levels, all political parties should be on board with that and not be criticizing the poor government that is in power. So that's my recommendation on the Charter of the Economy. Not too much. Talk about reducing the debt. Talk about getting rid of budget deficits. Talk about increasing revenues meaningfully. Talk about regulation, meaningful regulation. So there's a lot of, recommendations out there given by Nadimul Haq and gang at PIDE, Hafiz Pasha, Charter of the Economy. So you can go on with the list, but that doesn't mean anything. Because if you give 100 recommendations, none is going to be followed. So let's just look at some basics. Basic economics. Okay, balance your budgets. Okay, rationalize your spending. Look at your wasteful expenditures. Try to get rid of them, and let markets work. Okay, get out of the way of markets. I agree with Nadimul Haq. The civil service. I don't know why we have it. Let's get rid of it. What about the ministries? I worked in the US government. There are only 12 departments running a huge country. And in Pakistan, there are probably three dozens of them, agencies and government with all these perks and spending and so on. So I'll stop here and welcome any questions, and we can continue this discussion further. Okay. Thank you. Before I go to supplementary questions, Dr. Nasir Saab, I would ask you for the Urdu listeners, if you can sum up very briefly, like in 2-3 minutes, जो बात आपने की है, ये जरा उर्दू में अगर कर दें, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट उर्दू के लिए भी इसमें से पॉडकास्ट बनती है, तो दैट वुड बी वेरी पर्टिनेंट के जो आपने ये आखिरी जो सजेशंस वाली जो बात की है चीज़ों की, वो अगर थोड़ा सा जरा चलो मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, उर्दू में कर दीजिए। कोशिश करता हूँ, मुझे माफ करें अगर मैं नहीं कोई मसला नहीं। वो अगर 70-80% भी उर्दू हो जाएगी ना, 20-30% अंग्रेजी के लफ्जों के साथ, तो कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, नहीं बिल्कुल, मैं उर्दू मेरी मादरी जुबान है, तो मैं जरूर बताऊंगा। मैंने सिर्फ ये कहा है जी कि ये जो है ना, इसका हल, ये जो इकोनॉमिक चार्टर की बातें करते हैं, जैसे नदीमुल हक साहब ने कहा है कि ये ऐसी कहानियां हैं और मजाक है और पता नहीं क्या है, मैं भी इसके साथ मुत्तफिक हूँ। और बेसिकली मैं कहता हूँ कि 3-4 चीजें हैं, इसी पे अगर हम सारे मान जाएं तो यही काफी है। जितने हम ज्यादा लिस्ट बनाएंगे ना, जितने हम ज्यादा कहानियां डालेंगे, वो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी बड़ी लिस्टें पड़ी हुई हैं, बड़े रिफॉर्म दिए गए हैं,
नदीम साहब की ऑर्गेनाइजेशन ने, हफीज पाशा ने, बड़े एजेंडा हैं और बड़ी रिकमेंडेशन है। मेरी तो जी बड़ी सिंपल रिकमेंडेशन है कि आप सबसे पहले अपना बजट को बैलेंस करें और कोशिश करें। ओके, वो कैसे बैलेंस होगा? पहले आप पैसे लाएं, कमाई कमाई करें ज्यादा, टैक्सेस बढ़ाएं, बढ़ाने चाहिए, और बढ़ा सकते भी हैं लोग। ये मिलिट्री की है हुकूमत, ये बिल्कुल बढ़ा सकती है, जो 10,000 लोगों को डाल सकती है जेल में, ये बिल्कुल टैक्स भी निकाल सकती है अगर निकालना चाहें। ये है मतलब की बात। तो एक ये है टैक्सेस। ये जो है अखराजात, इनको जरा गौर से देखें, इनको जरा कम करें। ये जो उल्टे सीधे गवर्नमेंट के अदारे बनाए हुए हैं और इतनी मिनिस्ट्रियां बनाई हुई हैं, इनको कम करें। इस पे सारे एग्री करें ना कि खर्चात हमने बड़े सीरियसली देखना है और कम करना है। हमने अपनी आमदन बढ़ानी है गवर्नमेंट ने, बजाय ये छोटे छोटे ये जो टैक्सेस लगाते हैं, ये बिल्कुल खराब करती है सारा पूरी मार्केट को। मार्केट पे हमने भरोसा करना है, सिविल सर्विस को हम कम करें। अगर ये हम ऐसी बेसिक्स पे अग्री कर जाएं तो बाकी चीजें वो खुद ही ठीक हो जाएंगी। तो बड़े एजेंडा तो ये जो है ना, ये चीजें ये हमें जरूरत नहीं है। तो ये मैं कहना चाह रहा था इन टर्म्स ऑफ चार्टर ऑफ इकोनॉमी। राइट। डॉक्टर नासिर साहब, एक अभी आप बात कर रहे थे, वो दरमियान में इंटरप्ट होगी। यू वर टॉकिंग अबाउट ग्रैंड बार्गेन। ये ग्रैंड बार्गेन क्या है और ये कैसे पाकिस्तान के अंदर हो सकती है? अच्छा, मैंने कहा था गैम्बलिंग ऑन डेवलपमेंट, अच्छा, वो नहीं, ग्रैंड उस बार्गेन। गैम्बलिंग ऑफ डेवलपमेंट के बाद फिर आपने कहा था कि ग्रैंड बार्गेन जो है वो दरमियान में इंटरप्ट हुआ था, क्योंकि जब आप ग्रैंड बार्गेन के ऊपर थे कि सारे आपस में जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, मुझे थोड़ा सा लगा कि इस तरह से बात करेंगे, जो सारे मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, मिलिट्री है, और कोर्ट की, और इस तरह की आप, और टेक्नोक्रेट्स वगैरह की, जो मुझे समझ थोड़ी सी इस तरह से आ रहा था कि वो आपस में दैट वाज लाइक अच्छा, समथिंग, आई डोंट नो, ग्रैंड नहीं, बार्गेन का द लफ्ज आया ग्रैंड, था। जी जी, वो असल में उस किताब का लेसन था। बेसिकली इट सेड कि the answer in development lies in a key development bargain whereby a country's elites shift from protecting their own position to gambling on a growth-based future. That is the grand bargain. कि हम future पे, if we can grow the pie, if we can give up our perks and stuff in this present in hopes of a bigger pie in the future, that's the grand bargain. Give up some, sacrifice some of our interests and perks. So that's basically what I was referring to. राइट। अच्छा सर, इस वक्त आपको पता है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल फ्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आप क्या समझते हैं कि ये किस तरह से मुमकिन हो सकता है, सब लोगों का एक साथ में बैठना, जबकि हर शख्स ने अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई हुई है अलग से, और वो उसके ऊपर इंसिस्ट भी कर रहा है। तो वो, आई डोंट नो, वो कौन सा इनके ऊपर छू मंत्र फूंका जाए कि ये सारे लोग बैठ के बात कर सकें? आपके जहन में कोई बात आती है, कोई फार्मूला आता है? Ahmed साहब, I try to be very humble and modest. जिन चीजों के बारे में मुझे नहीं पता, मैं उनके बारे में जवाब नहीं देता, क्योंकि मुझे पाकिस्तान के अंदर का अंदरूनी हालात का नहीं पता। तो ये क्या है, कैसे लोग हैं, इनको कैसे ठीक किया जाएगा। इसलिए मेरा तो यह राय है कि जो लोग हैं ना अंदर इस मुल्क में, जो जानते हैं इन बारों में, वो अगर आपको आंसर दें। बाहर से चले। जो लोग हैं ना, वो आपको, अगर आप पूछें भी, प्लीज पूछा ना करें बाहर वालों से। अच्छा, ओके आतिफ ओके। मियाँ को क्या पता है अब ये कैसे हम करेंगे, या मुझे क्या पता है। मैं भी नदीम उल हक को ज्यादा पता है, सही। क्योंकि वो तो रहता इधर है। उसका दिल हाँ, था, इसका नदीम उल हक का रहते फिजिकली थे आई में वहाँ वर्ल्ड बैंक, आई मीन यूएसए, इनका दिल हमेशा पाकिस्तान में था। तो सही। इसलिए इनको ये ज्यादा बेहतर जानते हैं कि इन ठीक। लोगों, ये तो जानते हैं इन लोगों को, शरीफ ब्रदर्स को भी बड़ी अच्छी तरह। तो हम्म। इनसे बात करें आप। सही। चलें, नदीमुल हक साहब की तरफ जाने से पहले
कोई हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इफ दे वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन अपने डॉक्टर नासिर साहब से। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। मेरा जी नाम ईशा बशीर है। सर, मेरा क्वेश्चन ये है, अभी आपने कहा था कि आईएमएफ को पता नहीं क्यों लोग विलन बना के पेश करते हैं, और हमने जो पाकिस्तान में देखा है, हमारे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट यहाँ पे जब बैठते हैं तो वो बात ऐसे करते हैं, वो कहते हैं आईएमएफ एक तबीब है, लेकिन ये कैसा तबीब है जो पिछले 75 साल में हमारा मर्ज ही नहीं पकड़ पाया। और जहां तक मुझे लगता है, मुझे लगता है वो ठीक बात कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं लोगों को 3 वक्त का खाना भी, उसका भी तहफ्फुज नहीं है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं, हम आईएमएफ के पास जाते हैं पैसा लेने के लिए, लेकिन वो इतने कंडीशंस हम पे स्ट्रिक्ट लगाते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो विलेन नहीं है? हम इसकी नहीं नहीं, इसके अलावा देखें, नहीं, आपका ये सवाल ये जो है ना, ये बिल्कुल टिपिकल सवाल है कि जी हमें वो कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन आपके लिए, आप पे इसलिए लगाते हैं ना कि आप अपना खर्चा नहीं कर सकते पूरा। तो ये अगर आप अगर जब डॉक्टर के पास जाते हैं लोग और कहते हैं जी मैं क्या कहते हैं, मैं मोटा बहुत हूँ, तो मुझे अब मैं कैसे पतला हूँगा, तो अगर वो आपको कहे यार भागो 5 मील, तो विलन कौन है, आप या डॉक्टर? तो ये आईएमएफ जो है ना जी, एक तो बात मैं आपको पहले बात बताऊं कि ये जो 24 दफा पाकिस्तान गया है, अगर आप देखेंगे कंट्रीज कितनी मुल्क गए हैं आईएमएफ के पास, तो ये चंद एक हैं। और वैसे बड़ा इत्तेफाक है कि ये सारे अमेरिकन क्लाइंट्स रह चुके हैं, और नदीम उल हक ने एक दो तो रह भी चुके हैं उधर। एक इजिप्ट है हमारा फेवरेट, और एक हम हैं, और फिर एक श्रीलंका भी है। तो ये 5-6 बास्केट केसेस हैं जो जाते रहते हैं। आईएमएफ बना ही नहीं था इस काम के लिए। एक तो पहले आप आईएमएफ की हिस्ट्री देखिए, वो उसका काम नहीं था ये लोन्स देने का। उसका काम बेसिकली था कि ये एक पूरा इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम को रेगुलेट करना। तो अगर किसी कंट्री का ट्रेड डेफिसिट हो जाता था तो समझा जाता था आरजी है, तो आईएमएफ उसे हेल्प करता था कि, और कंट्री वो एक्सचेंज की डिवेल्युएशन कराता था, और उससे वो जरा ना जो ट्रेड बैलेंस था वो फिर ठीक हो जाता था। गोल्ड स्टैंडर्ड पे थे हम। तो वो उधर से आप पहले आईएमएफ की हिस्ट्री देखिए, फिर देखिए कि किन किन लोगों पे उन्होंने कंट्रीज पे कंडीशंस लगाई हैं। और एक दफा ऐसे नदीम और मैं तो पीछे बहुत जाते हैं, वी गो वे बैक। एक दफा मुझे ये नदीम कह रहा था कि लोग, ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये आईएमएफ को लोगों को करने के लिए ना, बहकाने के लिए कहते हैं ये आईएमएफ ने हमें कहा है ये काम करो, हम तो अब नहीं करना चाहते, हम तो अच्छे लोग हैं, ये आईएमएफ बुरा है जो हमें कह रहा है ये करो। तो ये एक बना हुआ है पॉलिटिकल भी फुटबॉल। सही। तो ये आपको गलत बात कहते हैं ये सियासतदान कि जी आईएमएफ हमें करा रहा है, ये हम तो करना नहीं चाहते। तो ये एक तरीका है काम कर। ओके। आमना सदफ हैं हमारी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। डॉक्टर साहब, डॉक्टर नासिर साहब वो आपसे सवाल करना चाहती हैं। आमना सदफ, अपना जरा इंट्रोडक्शन करा के तो सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरा नाम आमना सदफ है और मैं यहाँ से अभी रिसेंटली NA46 जब इलेक्शंस हुए थे उसमें इंडिपेंडेंट एज एन MNA मैंने कंटेस्ट किया था। लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन नहीं जीत सकी, और क्योंकि हम इंडिपेंडेंट थे। लेकिन गिविंग द फैक्ट एक पॉलिटिकल मेरा 15 से 20 साल का बैकग्राउंड है, और हम लोग जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो डेफिनेटली बीइंग पेट्रियाटिक पाकिस्तानी, हम अपने मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। मेरा आपसे जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप गिविंग द फैक्ट आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे एक बहुत अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है, जिसके ऊपर वहाँ पे लोगों के जो मसाइल हैं, स्पेशली ये जो हाउस होल्ड मसाइल हैं हमारे इकोनॉमिक, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मसला है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट अगर ख़त्म होगी तभी हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो साइकिल है वो सही होगा। तो आप क्या फोर्सी करते हैं कि जिस तरह आपने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की है कि आप लोगों ने अगर कोई ऐसी चीज़ डेवलप की हुई है जिसके ऊपर हम एज एन एक्टिविस्ट जो कि इंडिपेंडेंट जिन्होंने इलेक्शंस जीते हुए हारे हैं, जीते तो नहीं है, लेकिन हमारे में पैशन है कि हम एक ऐसे ग्रुप को आगे लेकर सपोर्ट करें
جو کہ ملک کے لیے ہمارے ساتھ چلے اور ہم ان کے لیے وائس ریز کر کے ان کاموں کو امپلیمنٹ کرا سکیں. تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ ہمیں کیسے ایک تو فیوچر میں ہمیں مدد کر سکیں گے اس معاملے پہ, اور کیا آپ کے پاس ایسا کوئی اکنامک فریم ورک ہے جس کو ہم ٹیبل پہ رکھیں. بے شک ہم نہیں جیتے الیکشن, لیکن ہمارے پاس ایک وائس ریز کرنے کا پلیٹ فارم ہے, تو ہم وہ گورنمنٹ تک پہنچائیں کہ وہ اس طرح کام کریں جس سے امپروومنٹ آئے. تھینک یو. آپ کا سوال کافی وسیع ہے, لیکن میں جو مجھے سمجھ آئی ہے اس کے مطابق میں جواب دیتا ہوں. آپ نے فریم ورک کی بات کی ہے. فریم ورک جو ہے جی, دیٹس اے ویری گڈ کوشچن. صحیح ہے, سوال بڑا اچھا ہے. فریم ورک, اٹ may look very obvious. فریم ورک کا مطلب ہے جی کہ آپ کیسا سسٹم چاہتے ہیں. Are you looking for like an Islamic welfare system that doesn't exist anywhere? وہ کیا کہتے تھے, ریاست مدینہ ٹائپ. تو اگر ریاست مدینہ آپ سوچ رہے ہیں تو پھر آپ بتائیے کہ اس ریاست میں کیسے آپ پیسے اکٹھے کریں گے سسٹینبلی, اور پھر اخراجات کیسے ہوں گے تقسیم. تو فریم ورک بتائیے نا وہ ریاست مدینہ کا. If you're talking about a market economy, جو میں بلیو کرتا ہوں واقعی, اور یہ سارے بلیو کرتے ہیں, جو ان کی باتیں نہ سنا کریں کہ وہ جی وہ نہیں بلیو کرتے. مارکیٹ اکانومی ہے پاکستان. اس کا زیادہ گورنمنٹ کا بھی رول ہے اس کے اندر, لیکن گورنمنٹ کا جو رول ہے نا بڑا ملٹی فیریس ہے. تو آپ ایک واقعی یہ بڑا اچھا ہے آپ نے سوال پوچھا کہ آپ ایک ڈسٹنکٹ فریم ورک بنائیے, اور ہر پارٹی کو بنانا چاہیے کہ بھئی وہ انہوں نے اکنامکس میں ان دا شارٹ ٹرم اینڈ میڈیم ٹرم ان کا کیا آبجیکٹیوز کیا ہے. Are you believe in a market system? You believe in a rule of law? جو لاز ہیں وہ جو کانگریس ہے یا نیشنل اسمبلی ہے, وہ جو لاز بناتی ہے اسی کے مطابق ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے نا. تو پہلے آپ بتائیں آپ کیسے لاز چاہیں گے, آپ کا کیا اکنامکس میں مارکیٹ اکانومی ہوگی, تو پھر ریگولیشن آپ کیسے کریں گے, آپ ٹیکسز کیسے ریز کریں گے امیروں پہ اور غریبوں پہ, یہ سارا آپ پہلے بتائیے. اور آپ کس طرف ٹلٹڈ ہیں, ہیلتھ میں گورنمنٹ کا کتنا رول آپ کریں گے, غریبوں کو کیسے مدد کریں گے, یہ سارا اپنا بجٹ بتائیں کہ ڈیفیسٹ کیسے آپ لیں گے. جیسے اب عمران خان کہتے تھے کہ میں IMF کبھی نہیں جاؤں گا. یہ ایک اگنورنس کی بات ہے, کیونکہ یہ تو کوئی اکانومسٹ اگر آپ کو کہے کہ آپ IMF نہیں جاؤ, یہ بالکل غلط ہے. وہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ ہے بھائی, یہ تو ہر ایک کو جانا پڑے گا. یا پھر آپ کو سعودی عربیہ ڈبل کر دے آپ کنٹریبیوشن, چائنا بھی چائنا سعودی عربیہ یہ سارے اب تو کہتے ہیں کہ پہلے یار تم IMF سے اگریمنٹ لو پھر ہم آپ کو پیسے دیں گے. جتنے دنیا میں قرضہ دینے والے ہیں پاکستان کو, وہ پہلے IMF کو دیتے ہیں. اٹس لائک اے ڈاکٹر, کلین بل آف ہیلتھ, وہ IMF ان وے سرٹیفائی کرتا ہے. اچھا, ایک اور میں بات کہوں گا کہ میں جب ٹریجری میں بیٹھا ہوا تھا, میں ٹریجری میں تھا پچھلے 15 سال, تو یہ IMF 2 بلاک ہے میرے آفس سے. میرا آفس تھا وائٹ ہاؤس کے ساتھ, تو سامنے وہ 2 بلاک میں چلتا تھا, تو ادھر یہ IMF تھا ادھر. اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں, یہ جیسے ندیم ہے اور بھی ہیں کئی میرے فرینڈز, وہ سارے IMF اور ورلڈ بینک میں گھس گئے. جب میں آیا واشنگٹن میں تو جتنے میرے دوست تھے یہ سارے IMF ورلڈ بینک میں بڑے ہوئے تھے. انہیں پڑھائی کسی کو پڑھانے کا کوئی شوق نہیں تھا. انہیں تک پرکس ملیں گے اور ہم جائیں گے. اور میں تھا صرف ایک ایکیڈیمک واشنگٹن میں ٹیچنگ کر رہا تھا کیتھولک یونیورسٹی میں, اور میں انجوائے کر رہا تھا. بلکہ مجھے ندیم نے ایک دفعہ کہا تھا, یار تم تو ہو کیا کہتے ہیں آئی ایم اے چین ڈاگ, کہ مجھے تو چین لگی ہوئی ہے نیک پہ, اور تم تو آزاد ڈاگ ہو, تو جب جاتے ہو جو کر سکتے ہو. تو اب دیکھیں بالکل الٹا ہو گیا. تو یہ جو لوگ ہیں نا, یہ اکانومسٹ اور IMF وغیرہ, ایک تو غلط فہمی کافی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جتنے پاکستانی ہیں انفارچونیٹلی یہ اپنا ٹیلنٹ ویسٹ کرتے ہیں گوئنگ ٹو IMF اینڈ آل. وہ تو جی ایک سیدھا سادہ ان کو ایک ریسپی ہے آپ کا بجٹ. اس لیے میں IMF کو کہتا ہوں اٹس موسٹلی فزیکل. IMF stands for it's mostly physical.
वो ये देखते रहते हैं कि ये आपको अगर डेफिसिट है और ट्रेड में आपका प्रॉब्लम है तो फिर हम आ जाएंगे और बताएंगे कैसे आपने ठीक करना है। तो पहले आपका जो एजेंडा है ना, उसके आप पहले फ्रेमवर्क बनाए सीधा, कि आप मार्केट इकोनॉमी होंगे, आप किधर से टैक्सेस इकट्ठे करेंगे, किधर खर्चे आप करेंगे, ये इसे कहते हैं एजेंडा। अब अमेरिका में जो है ना, ये सिस्टम जो है मार्केट इकोनॉमी का, ये 200 साल से चल रहा है और इसमें भी बड़ी खामी है। ये मैं नहीं कहूंगा कि अमेरिका परफेक्ट है, अमेरिका में बड़े प्रॉब्लम है। आप तो सुनते होंगे, देखो ट्रम्प है, बाइडन है, हर किस्म की कहानियां डाले रखते हैं, लेकिन इनका जो है ना लॉज जो बने हुए हैं, जो लेजिस्लेट हुए हैं, दे आर बीइंग फॉलोड। तो पाकिस्तान में भी लॉज हैं, रेगुलेशन पे भी हर किस्म के लॉज हैं इस कंट्री में, लेकिन दे आर नॉट बीइंग एग्जीक्यूटेड। मे बी सिविल सर्विस खराब है। तो पहले तो वो लॉज जो आपके बुक्स में है उन्हें तो फॉलो करें फॉर हेवंस सेक। ये सारी पार्टी शुड एग्री ऑन दैट। जैसे जोनिंग है, हाउसिंग जोनिंग, मैं एग्जांपल दूंगा इस्लामाबाद में, वो बीइंग वायलेटेड एवरी डे। तो कोई कुछ नहीं कह सकता, सिफारिश है, पीपल पहुंच वाले गेट अवे विद इट। ये जो चीजें हैं, तो ये आम आदमी के लिए तो कोई हेल्प नहीं है। तो व्हेन यू टॉक, जैसे आपने कहा पाकिस्तान तरीके इंसाफ, तो इंसाफ करें, एजेंडा बताएं, इकोनॉमिक्स का एजेंडा जो इंसाफ है, गरीबों से पैसा नहीं लेता, अमीरों से लेता है। दीज आर द थिंग्स आई वुड रेकमेंड। ओके, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर नदीमुल हक साहब, आप हमारे साथ हैं? डॉक्टर नदीम साहब हैं तो सही। जी बिल्कुल हूँ, बिल्कुल अच्छा, हूँ जी, अच्छा बताइए। डॉक्टर नदीम साहब, अब बिल्कुल आखिर में ना, हम बिल्कुल पहुंच गए हैं। काफी बात हो गई। अब एक सवाल मैंने पूछा था डॉक्टर नासिर साहब से। उन्होंने कहा कि इसका जवाब जो है ये नदीम साहब से पूछें कि वो कौन सा तरीका हो सकता है जिसमें ये चारों तरफ आपके हर शख्स सियासी पार्टी का अपना किबला और काबा है और वो दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं। कोई ऐसा मैकेनिज्म हो सकता है कि हम सियासी पार्टियों को एक जगह बिठाकर और कोई लर्नड फ्रेमवर्क ऑफ इकोनॉमी बना सकें? एक ही तरीका जी, फौज, जो बार बार हम फौज को गाली देते हैं, कहते हैं ना आए, एक ही तरीका है कि एक डिक्टेटर आए, पिनोशेट आए, तकड़ा डिक्टेटर आए और आके कहे कि बैठोगे इकट्ठे के नहीं बैठोगे, नहीं बैठोगे तो फिर वो काम भी कर सकता है। इस मन में डर होना चाहिए कि वो काम भी कर सकता है। ये दुनिया में ऐसे ही हुआ है, रेवोल्यूशन ऐसी आई है। एक होता है रेवोल्यूशन के नीचे से, एक ऊपर से डिक्टेटर बैठ के आता, तो टाइप डिक्टेटर कहे कि भाई ये करना है। तो अगर ये हो सकता है तो करें, बट मेरा तो ख्याल में फिर भी शऊर नहीं। डिक्टेटर भी इनको कहेगा, इनमें शऊर नहीं काम करने का। पर ये जो एक मैं बात सुन रहा था कि फ्रेमवर्क कोई दे दें, कोई ये कर दे, देखिए देयर इज नो फ्रेमवर्क। कोई फ्रेमवर्क नहीं, कोई आपको इकोनॉमिक फ्रेमवर्क नहीं दे सकता और आईएमएफ भी नहीं दे सकती। आईएमएफ क्या, पॉइंट ये कि जब आपकी नीयतें ही नहीं ठीक। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा टिकटॉक वीडियो बनाया हुआ है, हमारी नीयत ही नहीं ठीक एज अ मुल्क, हमारी नीयत नहीं ठीक। हम इस्लाम का भी क्या कहते हैं गलत इस्तेमाल करते हैं, हम अपनी हर चीज गलत करते हैं। हमें रियली वी नीड टू डेवलप अ प्रॉपर एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क। और ये कोई तरीका नहीं कि मैं आपको कोई अमृत धारा दे दूं, कोई ऐसी चीज नहीं है। डॉक्टर भी आपकी सेहत ठीक नहीं कर सकता। कोई डॉक्टर आप चल जाए, कोई सेहत खराब हो गई तो आपकी सेहत नहीं ठीक हो सकती। ये मजाक तो नहीं है ना। आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, आपको कीमो करवाना पड़ेगा, आपको। हमें तो कैंसर हुआ हुआ है, हमें तो इकोनॉमिक कैंसर हुआ हुआ है, हमें सोशल कैंसर हुआ हुआ है। वी मस्ट रियली अंडरटेक डीप थेरेपी। खाना भी हमें काम करना है, हमें बहुत कुछ करना है। तो ये कोई डॉक्टर नहीं आपको कुछ कह सकता, आपको सब खुद सीखना है। अपनी वर्क हैबिट्स चेंज करनी है, अपने तरीकेकार चेंज करने हैं, वो नहीं कर सकते फिर भूल जाए जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और नदीमुल हक साहब कि एक पिछले दिनों बड़ी बात इसके ऊपर चल रही थी, डिबेट आ रही थी और काफी हाइप भी क्रिएट हो रही थी। टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट, कि टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट हो और कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म कोई लेकर आ जाएं, तो क्या इसकी क्या पॉसिबिलिटीज नजर आती हैं? हम तो एक देखिए जी, पार्लियामानी निजाम को फॉलो करते हैं, तो उसके अंदर टेक्नोक्रेट्स कैसे आ सकते हैं और ये कैसे, क्योंकि उनके बगैर तो ये मसला हल होने वाला नहीं है।
دیکھیے جی، یہ بہت بڑی بھول ہے کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آئے. گورنمنٹ پوری دنیا میں ٹیکنوکریٹ کی ہوتی ہے. آپ چلے جائے اکبر بادشاہ کے بھی نان ٹیکنوکریٹ تھے جو ہیرے تھے اس کے. آپ چلے جائے کنگ آرتھر کے پاس بھی وہ تھا، کیا کہتے ہیں، مرلن. آپ کہیں بھی چل جائیں ٹیکنوکریٹ ہے. ٹیکنوکریٹ ہی حکومت چلاتا ہے. ٹیکنوکریٹ ہی ٹیکس اکٹھا کر سکتا ہے. ٹیکنوکریٹ ہی کچھ چیزیں ٹھیک چلا سکتا ہے. پالیٹیشین نہیں چلا سکتے. پہلی چیز یہ ہماری بھول ہے، ہم سوچتے ہیں پالیٹیشین چلا سکتا ہے. پالیٹیشین کا جو کام ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بن جائے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے. وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے سوال پوچھتا ہے. ہماری بھول یہ ہے، میں اس میں بہت دفعہ لکھ چکا ہوں، پھر لکھ رہا ہوں، ہماری بھول یہ ہے، ہم سوچتے ہیں ہر چیز پولیٹیسائز ہو گئی. یہ برطانیہ میں کوئی پولیٹیسائز چیز نہیں ہے، امریکہ میں بھی کوئی نہیں ہے. دیکھیے ریلوے جب چلتے ہیں، ریلوے منسٹر نہیں چلاتا وہاں، کوئی نہیں ریلوے منسٹر ہے. وہ چلاتا ہے ریلوے کے مینیجر جو بھی ہیں، ٹیکنوکریٹ چلاتے ہیں. ابھی جب کووڈ آیا تھا تو کووڈ میں باقاعدہ یہ بات کی سویڈن نے بھی، برطانیہ سب جگہ، کہ اس میں پولیٹکس کا کام ہی کوئی نہیں ہے. جو کووڈ کا نظام ہے وہ ہیلتھ والے اسپیشلسٹ نے بنانا ہے. ہم ہر چیز میں ڈال دیتے ہیں پولیٹیشن کو. یہ غلط بات ہے. پہلی چیز ہم یہ سمجھتی ہیں پولیٹیشن کا رول ہے پارلیمنٹ میں. منسٹر بھی بہت گنتے چنتے ہوتے ہیں، وہ بھی اس لیے کیونکہ کوئی وہاں پالیٹکس کا انٹرفیئرنس ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہونی چاہیے. فار ایگزامپل پلاننگ منسٹر کیوں ہے بھائی؟ ہم نے پہلے شروع میں بنایا تھا انڈیا میں بھی ڈپٹی چیئرمین از اے ٹیکنوکریٹ ناٹ اے منسٹر، پر ہم نے پلاننگ منسٹر بھی بنا دیا. پلاننگ منسٹر کیا ہوتا ہے؟ ہم نے پی ایس ٹی پی کا بیڑا غرق کر دیا. پی ایس ٹی پی ہم نے ایک مذاق بنا دیا. ہر پولیٹیشین سوچتا ہے اس کے گھر کی لونڈی ہے پی ایچ ڈی، جہاں مرضی خرچے. وہ یار یہ چیزیں ختم کرنی پڑیں گی. ہمیں سوچنا ہے بڑا سمپل کہ جی ٹیکنوکریٹس کی تو حکومت ہوتی ٹیکنوکریٹس کی. پلیز حکومت ہو ہی نہیں سکتی پولیٹیشینس کی. اگر آپ سوچتے ہیں ریلوے کا نظام، بجلی کا نظام پالیٹکس سے چلے گا تو یہ ہماری بھول ہے. انرجی میں امریکہ میں دیکھ لیں، کوئی کامن ایڈیسن ہے، یہ ہے وہ ہے، کوئی نہیں چلتی پالیٹیشین سے. ان کی جو انرجی منسٹری ہے وہ یہ ہوتا ہے منسٹر جا کے کوئی انسپیکشن کرتا ہے. منسٹر تو کبھی جاتا ہی نہیں ان بلڈنگوں میں کبھی. وہ بس بیٹھا ہوتا ہے اپنی انرجی کی پالیسی کبھی بناتا ہے، کچھ گیم کھیلتا ہے یا فورن ٹورز لگاتا ہے، بٹ اس کا کوئی کام نہیں ہوتا. یہاں ہم نے ہر چیز میں پولیٹیشین ڈالا ہوا ہے. تو یہ ہمیں پہلے سمجھنا ہے پولیٹکس کا رول اپنا ہے. حکومت ہوتی ہے ٹیکنوکریٹس کی. یہ چھوڑ دے ٹیکنوکریٹک حکومت. دیر از نو سچ تھنگ ایز ٹیکنوکریٹک حکومت. آگے کیا کرے گی؟ اس کے پیچھے ہمیشہ طاقت چاہیے ہوتی ہے. طاقت دو ہی طریقے سے آتی ہے، یا فوج آتی ہے یا پھر گڈ گورنمنٹ جو پارلیمنٹ میں بیٹھتی ہے. وہ حکومتیں جو پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھتی اور ساری دنیا سیرے کرتی رہتی. ہمارے پہلے تو بتائے نا، ہمارے یہ لوگ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ نواز شریف کتنی دفعہ پارلیمنٹ گئے؟ عمران خان کتنی دفعہ پارلیمنٹ میں گیا؟ ایک ہی بندہ پارلیمنٹ جاتا تھا، گیلانی صاحب، اور کوئی نہیں جاتے. اور منسٹر صاحب تو پارلیمنٹ جاتے ہی نہیں. تو پھر یہ ایم این اے کیوں بنتے ہیں؟ یہ ہم سے جھوٹ بولتے ہیں ایم این اے بنتے ہیں اور منسٹر بننے کے لیے. تو یہ پہلی چیز تو ہمارا سارا ایڈیفس ہی جھوٹ پہ کھڑا ہے. رائٹ سر، رائٹ سر. تھینک یو، تھینک یو. ڈاکٹر ناصر صاحب، ناصر خلجی صاحب، آپ اس کے اوپر کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ نہیں، آئی اگری ود ندیم کہ جیسے امریکہ میں the government, basically, we are all technicians. We are technicals. We do have political, I should correct Nadeem, because they are experts in their field. They are not members of the National Assembly, because in the US, all the secretaries, which are equivalent to ministers, essentially are nominated by the president and confirmed by the Senate. And the Senate pura muayna karti hai aage piche ek nominee ka, or they are experts, they are technicians, for example. But I shouldn't say that all of them are technical. Lekin Treasury ki aajkal jo Treasury Secretary hai, she is Janet Yellen. Janet Yellen has been a professor. She has been chairman of the Federal Reserve, which is equivalent to the state bank governor. تو اس نے ہر قسم کے جابس کیے ہیں, but she's an economist, a macro economist. تو یعنی کہ even the political appointees, جو ٹریجری میں میرا باس تھا, immediate boss, chief economist, وہ بھی economist ہوتا ہے. But politicians جو ہیں, they stay away. ان کا کام ہے laws بنانا. They should go to Congress and act there instead of messing around with the governments, the administrative branch. تو اس لیے آئی اگری ود دیٹ کہ پاکستان میں بھی ایک تو یہ, بٹ اٹس میرے خیال یہ عشرت حسین نے ایک کتاب لکھی تھی ریفارمنگ دا سول سروس, اسے آپ فالو کریں. یہ ندیم نے بھی لکھا ہوا ہے اس پہ کہ ہاؤ ڈو یو ریفارم دا سول سروس. ٹیکنیشینز بنائیں. یہ کیا ہے کہ آپ ایک ایگزام دیتے ہیں,
21-22 साल पे उम्र पे, and you become like a administrator for life. कभी आप health में बैठे हुए हैं, कभी किधर बैठे हैं. You don't need these kind of people there. You need technicians everywhere, and you should have open competition at every cadre. ये नहीं कि जो grade 17 में आएगा civil service exam दे के वही secretary बनेगा. This is totally crazy. So these are where the wrong decisions are made. अगर ये पूरा overhaul हो जाए technicals के साथ, and even the people who are managers are technical, then your system of decision making is going to improve widely. I agree with that. So technical तो होना चाहिए government को by definition around the world. It's being run by technicals. मैंने बल्कि एक just a quick, I don't want to take more time. अभी एक बड़ी senior bureaucrat मैं मिला था last year. He had been as federal secretary and all. तो उसे मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि हमारा federal structure कैसे है, कि civil service हमारी क्या है. And the guy said कि American civil service is the worst system in the world. अब आप imagine करें कि एक senior civil servant in Pakistan जो कई scholarships पे जा चुके हैं अमेरिका, Eisenhower scholarship तो फलाना scholarship, और वो मुझे कह रहे हैं कि American civil service is the worst in the world. एक पाकिस्तान जैसी rich country से निकल के मुझे ये बता रहे हैं. तो ये है problem. ओके, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीमुल हक साहब, डॉक्टर नासिर खिलजी साहब, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया और इसके ऊपर हमने बात की. बुनियादी बात यही है कि सियासतदानों को जाहिर है कि आपस में बैठकर इसके ऊपर बात करनी चाहिए, और जो हमारा गवर्नेंस सिस्टम है उसमें बहुत सारी तब्दीलियों की गुंजाइश है, और सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि जो कवानीन हमारे हाँ मौजूद हैं उसके ऊपर अमल दरामद सर, की. एक छोटी सी बात ऐड कर दूं, इफ यू अलाउ मी, जी, कि पॉलिटिशियंस को पार्लियामेंट में बैठ के बात करनी चाहिए. राइट राइट. ये जो मुसीबत है ना, एक तो चीज मैं एक और कहता हूँ, जलसे बैन कर देने चाहिए. ये जो किराए के जलसे होते हैं ये पॉलिटिक्स को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे हैं. और बिलावल ने ठीक कहा था नवाज शरीफ को कि आके डिबेट करें. जो पॉलिटिशियन डिबेट नहीं करता उसको वोट ही ना दे, बल्कि उसको मेरा ख्याल टिकट ही नहीं देना चाहिए. हर पॉलिटिशियन को टीवी पे आके डिबेट करनी चाहिए प्रॉपर्ली. और डिबेट को ये नहीं हामिद मीर मैनेज करेगा, डिबेट को पढ़े लिखे लोग, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मैनेज करें, और एक प्रॉपर माहौल बने, इश्यूज पे डिबेट करें. उनसे हम पूछेंगे, भाई बताओ तुमने क्या करना है बिजली पे. अगर वो कहेंगे हमने और एनर्जी प्लांट्स लगाने हैं, तो उनको फिर गोली मार दो. No, I agree with that. Definitely, I agree with that. कि मैंने पहले सोचा हुआ था ये कहने का कि जो आपकी इलेक्शन वगैरह होती है इनको तो डिबेट करना चाहिए आपस में. बिल्कुल, I agree with that. चले, मैं अब इसको इससे पहले कि मैं इसको कंक्लूड करूं फॉर्मली, मैं फिर एक दफ़ा शुक्रिया अदा करता हूं डॉक्टर नदीमुल हक साहब और डॉक्टर नासिर खिलजी साहब. बुनियादी बात वही कि सियासतदानों को आपस में बैठकर बात करनी चाहिए और किसी कंसेंसस के ऊपर आना चाहिए, और जो मुतलका टेक्नोक्रेट्स हैं उनसे मुशावरत के बाद जो फ्रेमवर्क बनता है उसके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाना चाहिए. सियासतदानों को पार्लियामान में बैठकर एक ओवरसाइट करनी चाहिए पूरे निज़ाम की, और जब तक ये सब लोग आपस में बैठकर बात नहीं करेंगे, और जो बजट डेफिसिट है, जैसे डॉक्टर नासिर साहब ने कहा कि जब तक बजट डेफिसिट है आप IMF के पास आपको जाना पड़ेगा, और आप IMF को विलन करार नहीं दे सकते. विलन बुनियादी तौर पर हमारे वो इकदामात हैं जो अपने निज़ाम को स्ट्रेंथन नहीं करते और आगे लेकर नहीं चलते. अगले वेबिनार तक मुझे इजाज़त दीजिए, और उम्मीद है कि अगली दफ़ा भी आप हमारे साथ होंगे. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.